है। यिंगज़ेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी उम्र के लोगों के तो बच्चे भी हो चुके हैं। उसकी शादी का समय आ ही गया है। फिर जैसे कुछ याद आया, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लगता है ली यू को ज़ाओ यिंग की एक लड़की पसंद आ गई है। योर मैजेस्टी, ली यू ने सम्मान से कहा, दिल ही दिल में घबराया हुआ। हम दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लॉर्ड वान ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। ज़ाओ परिवार के उच्च दर्जे को देखते हुए मैं आपकी आशीर्वाद मांगता हूँ। यिंगज़ेंग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से ली यू का ज़ाओ यिंग के पीछे लगना पूरे दरबार को पता था। कई लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन 4 साल की लगातार सच्चाई ने आखिरकार ज़ाओ यिंग का दिल पिघला दिया। क्या तुमने इस पर अच्छी तरह सोच लिया है? यिंगज़ेंग ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुमने ज़ाओ यिंग को कभी भी दुख दिया, तो सिर्फ ज़ाओ फंग ही नहीं, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद वो कभी भी पीड़ित हो। अब यिंगज़ेंग को अपनी चिंता छुपाने की जरूरत नहीं थी। योर मैजेस्टी, निश्चिंत रहिए, ली यू ने तुरंत कहा। मैंने पहले ही जनरल वान से वादा किया है। जिंदगी भर मैं सिर्फ इंगर का रहूंगा। वो मेरी एकमात्र पत्नी होगी। क्या तुम इस वादे पर अटल हो? यिंगज़ेंग की आवाज भारी हो गई। मैं पूरी तरह अटल हूं। अच्छा, यिंगज़ेंग ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा वादा मैंने खुद सुना है। अगर भविष्य में इसे तोड़ा तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर ली योर मैजेस्टी, लियू की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। क्या इसका मतलब है कि आप मेरी और ज़ाओ यिंग की शादी को मंजूरी देते हैं? यिंगज़ेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जब ज़ाओ फेंग ने पहले ही हाँ कर दी है, तो मैं मना क्यों करूं? फिर उसकी नज़र गहरी हो गई। पिछले कई सालों से मैंने ज़ाओ यिंग के लिए तुम्हारी सच्चाई खुद देखी है। बस मेरी एक शर्त है, यिंगज़ेंग ने धीरे पर भारी स्वर में कहा। अगर ली परिवार के घर में ज़ाओ यिंग की आंख से एक भी आंसू गिरा, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, समझे? लियो तुरंत घुटनों पर गिर गया, सिर जमीन से लगा दिया। आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद, योर मैजेस्टी। शादी की तारीख मिनिस्टर ऑफ राइट्स तय करेगा, यिंगज़ेंग ने आगे कहा। लेकिन अभी नहीं, ची के जीतने के बाद ही विवाह होगा। ये शब्द सिर्फ एक आदेश नहीं थे, ये साफ संकेत था कि यिंगज़ेंग ने लियू को अपना दामाद मान लिया था। धन्यवाद, योर मैजेस्टी, लियू ने फिर से प्रणाम किया। दिल भर आया था। मिनिस्टर ऑफ राइट्स द्वारा शादी की तारीख तय करना, ये सम्मान आमतौर पर सिर्फ राजकुमार और राजकुमारियों को मिलता था। ये सम्मान लियू की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि यिंगज़ेंग ज़ाओ और ली दोनों परिवारों को बहुत ऊंचा स्थान दे रहा था। लियू के पास खड़े ली सी गहरी सोच में डूब गए। उसकी तेज बुद्धि तुरंत समझ गई। यिंगज़ेंग का ज़ाओ यिंग के प्रति व्यवहार एक राजा का किसी साधारण कुलीन महिला के लिए नहीं था, ये तो एक पिता जैसा लगाव था। क्या हिज मैजेस्टी सच में जनरल वान को अपना परिवार मानते हैं? ली सी ने मन ही मन सोचा। यहाँ तक कि उसकी बहन की शादी को भी इतनी अहमियत दे रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ राइट्स से शादी तय करवाना, ये तो सिर्फ राज परिवार के लिए होता है। ज़ाओ परिवार पर हिज मैजेस्टी का ये कृपा भाव सच में असाधारण है। ऊपर से आज ही उन्होंने जनरल वान की मां को महल बुलाकर साथ भोजन किया। युएर को ज़ाओ फेंग के नीचे सेना में भेजना मेरा सबसे सही फैसला था। अब जब ली और ज़ाओ परिवार विवाह से जुड़ रहे हैं, मेरी ली वंश की भविष्य और भी सुरक्षित हो गई है। ज़ाओ परिवार शायद सिर्फ पिछले 10 सालों में ज़ाओ फेंग की युद्ध विजयों के साथ उभरा था, लेकिन आज वो किन के सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक था। लियू खुशी से फूला नहीं समा रहा था, जबकि ली सी शांत मन से आगे के सालों का हिसाब लगा रहा था। कुछ पल बाद यिंगज़ेंग ने फिर बोला, लियू तुम अब जा सकते हो। जी योर मैजेस्टी। लियू ने एक बार और प्रणाम किया और महल से बाहर निकल गया। अब कोई रुकावट नहीं बची थी। ज़ाओ यिंग के साथ उसकी शादी पूरी तरह पक्की हो चुकी थी। उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी? वो औरत जिसे वो सारों से चाहता था, अब वो उसकी होने वाली थी।
खुशी से भरा हुआ उसके कदम भी आज जमीन को हल्का छू रहे थे। महल के बाहर कमांडर रेन श्याओ ने उसे देखा और हंसी दबाते हुए बोला, जनरल ली, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने मेरी शादी मंजूर कर ली है। लियू ने उत्साह से कहा, मैं शादी कर रहा हूँ। कमांडर रेन, आपको शादी के दावत में जरूर आना होगा। दुल्हन कौन है? रेन श्याओ ने हैरानी से पूछा। जाओ परिवार की कोई लड़की? हाँ, लियू ने मजबूती से सिर हिलाया और तेज कदमों से चला गया। ये लड़का कामयाब हो गया, रेन श्याओ ने हैरानी से कहा। जनरल वुआन की बहन, और वो भी एक प्रसिद्ध चिकित्सक। ली परिवार का रुतबा अब और ऊपर जाने वाला है। 1000 स्टार पैलेस, जपांग थाई पैलेस के अंदर। तुम्हें लियू की शादी कैसी लगती है? यिंगजेंग ने लीसी को देखते हुए पूछा। उसकी नज़र में जांच थी। योर मैजेस्टी, लीसी ने विनम्रता से कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये यूएर का अपना चुनाव है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कहा। सच कहूँ तो सालों पहले मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो रुक जाए, लेकिन मैं उसका फैसला बदल नहीं पाया। तब यिंगजेंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा गंभीर हो गया। भविष्य में जब इंगेर तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मैं उसके बारे में कोई भी बुरी खबर सुनना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें भार था। इस अचानक गंभीरता से लीसी का दिल जोर से धड़का। अब उसे समझ आ गया कि उसने राजा के दिल में जाओ परिवार की अहमियत कम आकी थी। निश्चिंत रहिए योर मैजेस्टी, लीसी ने तुरंत कहा। जाओ परिवार की बेटी का मेरे ली घर आना हमारे लिए परम सम्मान है। हम उसका पूरा आदर सत्कार करेंगे। यिंगजेंग ने उसे गहरी नज़र से देखा, फिर धीरे से बोला, इंगेर जाओ परिवार की बेटी नहीं है। यिंगजेंग ने फिर से बात की। इस बार उसका चेहरा गंभीर था। क्या? लीसी पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। वो यिंग वंश की बेटी है, यिंगजेंग ने शांत स्वर में कहा। लीसी की आंखें अचानक फैल गईं। वो अविश्वास के साथ यिंगजेंग को घूरने लगा। यिंग वंश की बेटी? ये कैसे हो सकता है? इस पल लीसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी बात सुनने को मिलेगी, और वो भी यिंगजेंग के मुंह से। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? यिंगजेंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चेहरे की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगी। योर मैजेस्टी, लीसी ने संभलते हुए कहा, वुआनजुन के भाई बहन तो शचियों में पैदा हुए थे। वो यिंग वंश के कैसे हो सकते हैं? और सालों पहले चांगानजुन की बेटी तो वांग परिवार में विवाहित हो चुकी थी। क्या हो सकता है कि कोई और राजवंशी संतान छुप कर रह गई हो? लीसी ने बहुत संभलकर सवाल किया। किसने कहा कि ये चंगानजुन की संतान है? यिंगजेंग हल्की सी हंसी हंसा। एक व्यक्ति जितना बुद्धिमान लीसी भी इस राज के सामने बिल्कुल स्तब्ध हो गया था। ये देखकर ही समझ आ रहा था कि ये सच कितना भयानक था। अगर चांगानजुन की संतान नहीं, तो फिर कौन से राज परिवार की है? उसके दिमाग में कभी भी यिंगजेंग का विचार आया ही नहीं था। आखिर जितना भी सोचो, ये बात असंभव लग रही थी। वो मेरी बेटी है, यिंगजेंग ने बिना और सस्पेंस बनाए सीधे शब्दों में कह दिया। क्या? लीसी सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। ये बात उसके लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। ये कैसे हो सकता है? योर मैजेस्टी की सभी पतरानियां महल में रहती हैं, बाहरी दुनिया में सिर्फ। इसी पल लीसी के दिमाग में एक संभावना चमकी। 20 से ज्यादा साल पहले वो औरत जिसका पूरे राज परिवार और दरबार ने विरोध किया था, वो औरत जो लगभग चिन की रानी बन ही गई थी, महान वैद्य शाह वूकचे की बेटी, शाह दोंगर। इसी पल लीसी को जाओ निवास में देखी हुई जाओ फेंग की माँ याद आ गई। 3 दशक के करीब उम्र होने के बाद भी उसकी सुंदरता और आकर्षण बिल्कुल कम नहीं हुआ था। उसका व्यवहार, उसकी गरिमा, सब कुछ असाधारण था। तुम बिल्कुल सही समझे हो, यिंगजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यिंगर और दोंगर दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। यिंगर अगर मेरी बेटी है तो बताओ फेंगर कौन है? ये सुनते ही लीसी का दिमाग जैसे फट गया।
ये राज, ये भयानक, दुनिया हिला देने वाला राज। जाओ फेंग हिज मैजेस्टी का बेटा है। इसीलिए हिज मैजेस्टी ने उसे इतनी शक्ति बिना हिचकिचाहट के दी। इसीलिए रॉयल आदेश जारी करके उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसीलिए दरबार के जो लोग जाओ फेंग के साथ खड़े हुए सबको उच्च पद मिले। इसीलिए हानफी प्राइम मिनिस्टर बन पाया। सब कुछ जाओ फेंग की वजह से था। तो सच ये था। लीसी का शरीर हल्का सा कांप गया। आज उसने चिन साम्राज्य का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक राज जान लिया था। चैप्टर 286। ली समझ गया, इंग ज़ेंग भविष्य का क्राउन प्रिंस फेंग होगा। इस पर ली को आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। जब वांग वान का पूरा क्लैन तबाह कर दिया गया था, उस वक्त ली के दिल में लेफ्ट चांसलर बनने की जोरदार इच्छा पैदा हुई थी। उसने अपने मन में बड़े सपने संजोए थे, लेकिन आखिरकार वो पद हन फई को मिल गया। बाहर से ली ने कुछ नहीं दिखाया, पर अंदर ही अंदर उसे काफ़ी निराशा हुई थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि ये पद फूसू के फैक्शन के किसी आदमी को नहीं मिला। आखिर बात ये थी कि क्षमता के मामले में हनफई बिल्कुल योग्य था, पर सीनियरिटी के हिसाब से वो काफ़ी कमज़ोर था। और अब ली को पूरी तरह से समझ आ गया। हनफई के कोर्ट में लगभग कोई पर्सनल कनेक्शंस नहीं थे। उसने कभी जानबूझकर मिनिस्टर से रिश्तेदारी बनाने की कोशिश नहीं की। कोर्ट में सिर्फ एक ही इंसान था जिससे उसकी गहरी दोस्ती थी, जाओ फेंग। कई साल पहले जब जाओ फेंग खुद हनफई को ची से किन वापस लाया था, तब उन दोनों के बीच एक खास बंधन बन गया था। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे की कद्र करने लगे और धीरे धीरे गहरे दोस्त बन गए। इसलिए हनफई का चांसलर बनना असल में जाओ फेंग की वजह से था। पहले जो झटका लगा था उससे संभलते ही इंग ज़ेंग ने दोबारा कहा, जाओ फेंग मेरा सबसे बड़ा बेटा है। वो ग्रेट किन का ग्रैंड प्रिंस है और भविष्य का क्राउन प्रिंस भी वही होगा। ये सुनते ही ली की आंखें फैल गईं। इस पल वो बिल्कुल बोल नहीं पाया। सिर्फ ये कंफर्म होना ही काफ़ी शॉकिंग था कि जाओ फेंग राजा का बेटा है। और अब इंग ज़ेंग ने सीधा ये घोषणा कर दी थी कि वही किन के सिंहासन का वारिस होगा। ये स्पष्ट था, ये फैसला पहले ही लिया जा चुका था। थोड़ा शांत होकर ली से ने थोड़ी घबराहट से पूछा, योर मैजेस्टी, आज आपने मुझे ये सब बताने का फैसला क्यों किया? ये बात पूरे किन कोर्ट को हिला सकती है। इंग ज़ेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, ली यू की वजह से और इंग यू की वजह से। अब जब ली यू और इंग यू की सगाई हो चुकी है, तुम्हारा परिवार फेंग के साथ जुड़ चुका है, इसलिए तुम्हें ये जानने का हक है। ये सुनते ही ली का दिल जोर से धड़क उठा। उसके मन में एक ऐसी खुशी उभरी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ली यू का जाओ इंग से प्रेम मेरी ली फैमिली के लिए इतना बड़ा मौका बन जाएगा। जाओ इंग एक राजकुमारी है, जाओ फेंग ग्रैंड प्रिंस, भविष्य का क्राउन प्रिंस और आने वाला किन का राजा है। अगर मैं इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाया तो मेरी ली फैमिली किन की सबसे प्रमुख फैमिली बन सकती है। ये सच में असंभव सा लगता है। कौन सोच सकता था कि यू का फैसला इतना बड़ा लाभ लाएगा। और रही बात फूसू की, जैसे ही हिज मैजेस्टी जाओ फेंग को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लेंगे, फूसू का ग्रैंड प्रिंस होने का दर्जा ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से प्रिंस फेंग की शान, उसका प्रभाव और उसकी अथॉरिटी के सामने फूसू कुछ भी नहीं है। मी क्लैन ने देशद्रोह किया है, ऐसे में फूसू का प्रिंस फेंग के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। होश में आते ही ली से ने गहरी झुककर कहा, योर मैजेस्टी, ये सेवक प्रिंस फेंग का पूरी तरह से समर्थन करेगा। इंग ज़ेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस इतना समझ लेना काफ़ी है। जब ची पर विजय हो जाएगी और दुनिया एक हो जाएगी, मैं फेंगर की पहचान वापस दूंगा और उसकी माँ को भी उसका क्वीन का सही दर्जा दूंगा। ये सब हमेशा से उनका था, कोई भी उनसे ये नहीं छीन सकता। इंग ज़ेंग की आवाज़ में अटल निश्चय था। ली से ने तुरंत कहा, ये सेवक समझ गया। बस अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इंग यू और ली यू एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मैं बीच में नहीं आऊँगा। ये इंग यू का अपना फैसला है। जाओ और अच्छी तरह से तैयारी करो। इंग ज़ेंग ने हाथ हिलाकर बात ख़त्म कर दी। ली से ने दोबारा झुककर कहा, ये सेवक विदा लेता है।
फिर बहुत ही उलझे हुए जज्बात के साथ ली से धीरे धीरे जांगटाई पैलेस से बाहर निकल गया। उसकी पीठ को देखते हुए इंग ज़ेंग की आंखों में गहरी सोच थी। ली से ये शक्ति का भूखा है और इसका एम्बिशन बहुत बड़ा है। साधारण लोग इसे संभाल नहीं सकते, लेकिन फेंगर कर सकता है। इसकी क्षमता असाधारण है, लेकिन शक्ति के प्रति इसका लगाव हद से ज्यादा है। इंग ज़ेंग चुपचाप सोचता रहा। इतने सालों के साथ काम करने के बाद वो ली से को पूरी तरह से समझ चुका था। जांगटाई पैलेस से निकलकर ली से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। पिताजी, आप आखिरकार बाहर आ गए। ली से को देखते ही ली यू आगे बढ़कर बोला, तुम अभी तक घर नहीं गए? ली से ने हैरानी से पूछा। जब तक आप अंदर थे मैं घर कैसे जाता? ऊपर से शादी की तैयारी का मुझे कोई अनुभव नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ली यू ने लाचारी से सहगी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और उत्साह छिपा नहीं था। आखिर हर आदमी के लिए अपनी पसंद की औरत से शादी करना सबसे बड़ी खुशी होती है, और ली यू के लिए उसका सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। ऊपर से उसकी शादी को खुद राजा की मंजूरी मिली थी। कोर्ट के फेंग चांग ने खुद शादी की तारीख तय की थी। इस शादी का महत्व बिल्कुल ही असाधारण था। तू शरारती लड़का। लीयू को इतना प्रेम में डूबा देखकर लीसी हंस पड़े और प्यार भरे अंदाज में उसे डांट दिया। पिताजी, राजा सच में लॉर्ड ऑफ वुआन को बहुत महत्व देते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंगर की शादी के लिए खुद मिनिस्टर ऑफ सेरेमनीज तारीख तय करेगा। ये सम्मान तो आमतौर पर सिर्फ राजकुमार और राजकुमारियों को ही मिलता है। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना बड़ा गौरव मिलेगा। लीयू मुस्कुराते हुए बोला। लीसी ने अपने बेटे को देखा और अचानक उसका मन भर आया। उस वक्त तुमने ज़ाओ यिंग को चुना, वो फैसला बिल्कुल सही था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। पिताजी, मेरा इंगर से प्यार इस बात से जुड़ा नहीं है कि वो राजा की बहन है, और ना ही ये हमारे परिवार के फ़ायदे के लिए था। वो पहली नज़र का प्यार था। मैं सच में उसे पसंद करता हूँ, लीयू ने पूरे विश्वास के साथ कहा। वो ये साफ कर देना चाहता था कि ज़ाओ यिंग के लिए उसकी भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, उनमें कोई स्वार्थ या छल नहीं है। अच्छा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, और अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मैं पहले गलत था, मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। तुम्हारा प्यार सच्चा है और ये शादी हमारे परिवार के लिए भी शुभ होगी। शायद तुम्हारी बहन को भी इसका लाभ मिले और वो फुसू के पास रहकर जो दुख झेल रही है उससे मुक्ति मिल जाए। ये कहते हुए लीसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लीसी के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा उसकी बेटी थी। हाँ, वो शक्ति से प्रेम करता था, पर अपने बच्चों से भी उतना ही प्यार करता था। जब उसने अपनी बेटी की शादी फुसू से करवाई थी, वो उसका अपना फैसला नहीं था, वो राजा का आदेश था जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। लेकिन अब लीयू के 4 साल के लगातार प्रयास आखिरकार रंग ला चुके थे। ज़ाओ यिंग एक राजकुमारी थी और उसका बड़ा भाई भविष्य का क्राउन प्रिंस, चिन का आने वाला राजा। अब जब फुसू अपना क्राउन प्रिंस का दर्जा खो चुका था, वो अब सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं रहा। उस पर से पुराने अरिस्टोक्रेट्स का बोझ भी हट चुका था और भविष्य में उसके पास लीसी की बेटी को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं बचा था। राजा और प्रिंस फुसू पहले ही दुश्मन बन चुके हैं। अब जब मैं ज़ाओ यिंग से शादी कर रहा हूँ, ये बात प्रिंस फुसू के लिए सिर्फ बुरी खबर ही हो सकती है। वो मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करेगा? समय आने पर तुम समझ जाओगे, लीसी ने और कुछ समझाना ठीक नहीं समझा। इसी पल इंग ज़ेंग के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। जब दुनिया एक हो जाएगी, मैं फेंग का क्राउन प्रिंस का दर्जा वापस दूंगा और उसकी माँ को क्वीन का सही पद वापस मिलेगा। वही एक वाक्य लीसी के मन पर जैसे लिख दिया गया। काफ़ी देर बाद वो खुद से ही धीरे से बोला, जब दुनिया एक हो जाएगी और फेंग की माँ को क्वीन घोषित कर दिया जाएगा, तब फेंग सिर्फ क्राउन प्रिंस नहीं रहेगा, वो वैध उत्तराधिकारी बन जाएगा। एक ऐसा उत्तराधिकारी जिसके दर्जे को कोई चुनौती नहीं दे सकता। प्रतिष्ठा हो, चिन के लिए योगदान हो या सेना पर प्रभाव, कोई भी उसके बराबर नहीं होगा। चाहे कोर्ट में कितनी ही साजिशें क्यों न चल रही हों, कोई भी फेंग की स्थिति को हिला नहीं पाएगा।
अच्छा हुआ मैंने कभी फेंग को नाराज नहीं किया, वरना यू अगर इंगर के पीछे पड़ना भी चाहता तो उसे मौका ही नहीं मिलता। वो वुआन के सैनिक कैंप के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। वांग वान, ये बुद्धू लोमड़े जो अब मर चुका है, आखिरकार गलत इंसान से उलझ गया। शायद जिस पल उसने फेंग के खिलाफ कदम उठाया, उसी पल राजा ने उसकी मौत का फैसला कर लिया था। सिर्फ वक्त का इंतजार था। ये तो शायद राजा ने भी नहीं सोचा होगा कि फेंग इतनी तेजी से काम करेगा। चुपचाप वांग वान के गुनाहों को निकालकर उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी। कोई ज्वांग, फेंग का उनके प्रति जो रवैया है, अगर पुराने अरिस्टोक्रेट्स अब भी उसके खिलाफ खड़े रहे तो उनका अंजाम भी अलग नहीं होगा। आखिर दुश्मनी तो पहले ही बन चुकी है। ये प्रिंस फेंग सेना में पला बढ़ा है, सैनिकों के बीच उसका दबदबा है और फैसले लेने में वो बिल्कुल निर्णायक है। भविष्य में वो निश्चित रूप से एक भयंकर शासक होगा। चिन के उत्तराधिकार का मामला अब पूरी तरह से तय हो चुका है। गाड़ी में बैठे हुए ली सी गहरी सोच में डूबा रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज महल जाने से उसे इतना बड़ा सच जानने को मिलेगा। इस बीच ली यू ने अपने पिता की सोच को भंग नहीं किया। वो खुद इस बात की खुशी में डूबा था कि बहुत जल्द ही वो उस औरत से शादी करने वाला था जिससे वो दिल से प्यार करता था। टाइटल: ज़ाओ रेजिडेंस। लीसी और लीयू एक बार फिर वहां आए। लॉर्ड ऑफ वुआन, हम अभी महल से लौट कर आए हैं। लीयू को राजा की अनुमति मिल गई है। हिज मैजेस्टी ने यहाँ तक हुक्म जारी किया है कि जब दुनिया एक हो जाएगी तो शादी की तारीख खुद मिनिस्टर ऑफ सेरेमनीज तय करेंगे। लीसी ने खुशी के साथ ज़ाओ फेंग से कहा। उसके स्वर में अनजाने में ही विनम्रता और आदर झलक रहा था। ये सुनकर ज़ाओ फेंग सिर्फ मुस्कुराया। उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर राजा क्यों उसके परिवार के मामले में दखल देता? ऊपर से ज़ाओ फेंग पहले ही साफ कह चुका था, उसकी बहन अपना पति खुद चुनेगी, कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। इंगर, सुना तुमने? ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन की तरफ देखा। ज़ाओ यिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी सुंदर आंखें अनजाने में ली यू की तरफ चली गईं। लॉर्ड ऑफ वुआन, अब मैं विदा लेता हूँ, तैयारी शुरू करनी है। ली यू का ज़ाओ यिंग से विवाह होना ये मेरी ली परिवार का बड़ा सौभाग्य है। मैं सुनिश्चित करूँगा कि हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से हो। अच्छा, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। इसके साथ लीसी और ली यू ज़ाओ रेजिडेंस से रवाना हो गए। दुनिया का एकीकरण और की का भविष्य। जब दुनिया एक हो जाएगी तब शादी की तारीख तय होगी। ये सुनते ही वैंग जियान हल्की हंसी के साथ बोला, इसका मतलब ये है कि राजा अब की पर चढ़ाई की तैयारी कर चुके हैं। पिताजी इन लॉ, ज़ाओ फेंग ने बिना कुछ छुपाए कहा, मुझे पहले ही गुप्त ईडिक्ट मिल चुका है। कुछ ही दिनों में मैं यूनजोंग की तरफ रवाना हो जाऊंगा की को विजय करने के लिए। वैंग जियान के सामने ज़ाओ फेंग ने कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी, और वैसे भी अगर ये खबर बाहर भी चली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि की का पतन अब निश्चित था। आज के दिन की के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो समर्पण या फिर विनाश। बिल्कुल अकेला, बिना किसी सहयोगी के की का राजा अगर अपनी जान से प्यार करता होगा तो उसे पता होगा कि कौन सा विकल्प चुनना है। तुम जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में और तुम्हारी बिना मुकाबला की प्रतिष्ठा के साथ, वैंग जियान ने गंभीर स्वर में कहा, की का राजा निश्चित रूप से कांप उठेगा। 2 या 3 महीने के अंदर की पूरी तरह से ग्रेट किन में विलय हो जाएगा। पूरी दुनिया का एकीकरण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे जीवन काल में होगा, वैंग जियान ने भावना से कहा। ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये भूमि अभी पूरी दुनिया नहीं है, आगे का रास्ता अभी भी काफी लंबा है। बाहरी रूप से शांत होने के बावजूद ज़ाओ फेंग अपने मन में गहरी सोच में डूब गया। जैसे ही की विजय हो जाएगा, उसे भविष्य की योजना बनाना शुरू करनी होगी, और वो भविष्य सबसे पहले उसके स्मॉल वर्ल्ड में आकार ले लेगा, फिर धीरे धीरे शेंजू की भूमि पर प्रकट होगा। आखिर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जो भी होता था वो उसके पूरे नियंत्रण में था। न कोई राज लीक होने का खतरा, न किसी और की दखल। ज़ाओ फेंग एक स्वार्थी व्यक्ति था।
उसकी उपलब्धियां कभी भी बिना मतलब के बाहर वालों के साथ बांटी नहीं जाएंगी। अगर कभी वो शेंजू को बदलेगा तो सिर्फ तब जब शेंजू उसके पूरे अधीन आ चुका होगा। वो कृपा जरूर बरसाएगा, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों पर। युनजोंग नगर, वही पुराना घाटी का इलाका जहां शरणार्थियों को बसाया जा रहा था। समय बीत रहा था, लेकिन शरणार्थियों का आना कभी नहीं रुका। सर्दियों के आने के साथ पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में बेघर लोगों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। उन्हें इकट्ठा करना अब और भी तेज हो गया था। ये सिर्फ युनजोंग की घाटी तक सीमित नहीं था। यनकोट के कई अन्य आउटपोस्ट्स भी इसी काम में लगे हुए थे। जाओ फेंग अपने ब्लैक ड्रैगन पर सवार होकर खुद इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहा था। इतने समय के बाद उसके स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या लगभग 8 लाख के करीब पहुंच गई थी। युद्ध की अफरा तफरी के कारण और किनकोट के अधूरे सेंसस के वजह से सनजिन, यन और चू जैसे नए विजित क्षेत्रों की असल जनसंख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। शेंजू की इस विशाल भूमि पर जो शरणार्थी स्मॉल वर्ल्ड में दाखिल हो चुके थे, वो अब कभी भी आधिकारिक रिकॉर्ड्स में नहीं दिखेंगे। इतनी बड़ी संख्या का गायब होना आखिरकार किन के राजा तक जरूर पहुंचेगा, बस यह समय की बात थी। लेकिन चाहे राजा को पता चल भी जाए, वो कभी भी जाओ फेंग पर शक नहीं करेगा। आखिर इस दुनिया में कौन एक साथ इतने लोगों को गायब कर सकता है? स्मॉल वर्ल्ड के अंदर लोग पहले मध्य क्षेत्र में इकट्ठा हुए, फिर धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में फैल गए। इमारतें अब दसियों मीलें तक फैल चुकी थीं। एक देश का प्रारंभिक रूप धीरे धीरे उभर रहा था। यनकोट के शासन के तहत मेहनत के बदले पैसा मिलता और पैसों से भोजन और साधन खरीदे जाते। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित और वितरित किया जा रहा था। जरूर, जब जनसंख्या बढ़ती है तो कुछ कानून तोड़ने वाले भी पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के लिए यनकोट ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई। कठोर से कठोर दंड दिए गए ताकि बाकी सब के लिए ये एक चेतावनी बन सके। जनसंख्या के साथ साथ जाओ फेंग ने स्मॉल वर्ल्ड की भौगोलिक रचना पर भी काम किया। अब वहाँ झीलें और नदियाँ थीं, हालांकि बड़े पहाड़ नहीं थे, सिर्फ हल्की फुल्की पहाड़ियाँ। पानी में मछलियाँ और झींगे तैर रहे थे। जमीन पर जंगली जानवर भी थे और शांत से खरगोश भी। इकोसिस्टम तैयार हो गया है, जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। अब बस वक्त की बात है जब ये जीव जंतु फलना फूलना शुरू कर देंगे। संतुष्ट होकर जाओ फेंग ने अपना ध्यान वापस बाहरी दुनिया की तरफ मोड़ लिया। इसी पल, माय लॉर्ड, सेना तैयार हो चुकी है, राशन भी पहुंच चुका है। हर घुड़सवार के पास 10 दिन का खाना है। ज़ैंग हान तेज कदमों से हॉल में आया, झुककर रिपोर्ट देता हुआ। यन के क्षेत्रों से हम जबरदस्त मार्च के जरिए 3 दिन में की तक पहुंच सकते हैं। साथ ही 7 दिन का राशन रिजर्व में है। तैयारी पूरी है। काइसी को मेरा हुक्म भेजो, जाओ फेंग ने आदेश दिया। वो राशन का संग्रह जारी रखे और लॉजिस्टिक्स फोर्सेस को की सीमा पर मोबिलाइज करे। माय लॉर्ड, ज़ैंग हान थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हमारी 1 लाख की सेना के साथ की को बिना किसी मुश्किल से जीता जा सकता है। शायद हमें पूरे युद्ध की जरूरत भी ना पड़े। हमेशा दोनों संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। जाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, अगर की का राजा दृढ़ संकल्प रखता है तो हम उसे वो युद्ध देंगे जो वो चाहता है, लेकिन अगर वो समर्पण चुनता है तो वो और भी बेहतर होगा। जाओ फेंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं आदेश पहुंचा देता हूँ। ज़ैंग हान ने आदर से पूछा, हम कब प्रस्थान करेंगे? सैनिकों को 1 दिन अच्छी तरह आराम करने दो, जाओ फेंग ने घोषणा की। कल हम मार्च करेंगे। चैप्टर 287 जाओ फेंग की ताकत, दुनिया को हिला देने वाली। चिन की सीमा। 1 लाख सैनिक तैयार खड़े थे। की राज्य, जो उत्तर के बारबेरियन इलाकों से सीधा नहीं जुड़ता था, अब पूरी तरह से ग्रेट चिन के विशाल क्षेत्रों से घिर चुका था। इस पल की बिल्कुल अकेला था, ना कोई सहयोगी, ना कोई मदद। 1 लाख काले कवच पहने चिन के घुड़सवार सीमा पर पहुंच चुके थे और उनका नेतृत्व खुद जाओ फेंग कर रहा था। की सीमा के उस पार हजारों की सैनिक पंक्तियों में खड़े थे।
उनके चेहरों पर स्पष्ट बेचैनी और भय झलक रहा था जब उन्होंने सामने आती चिन सेना को देखा। जनरल, अब हम क्या करें? एक की अधिकारी अपनी आवाज़ का डर छुपा ना पाते हुए अपने कमांडर की तरफ मुड़ गया। की के राजा का सख्त आदेश है, टियन लिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर चिन सेना आगे बढ़े तो हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, बातचीत पहले होगी। लेकिन जनरल, एक डेप्यूटी जनरल ने चिंता भरे स्वर में कहा, चिन सेना इतनी भयंकर गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है, अगर हम लगातार पीछे हटते रहे तो हम उनकी गति को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। डेप्यूटी जनरल ने भी गहरी सांस छोड़ दी। इस वक्त भी तुम सच नहीं समझ पा रहे? टियन लिन ने कड़वे स्वर में कहा। हमारी की सेना चिन के इस हमले को कैसे रोक सकती है? हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। उत्तर में यन के इलाकों में चिन के 1 लाख सैनिक सीमा पर तैनात है। जाओ और चू के क्षेत्रों में भी चिन की विशाल सेना मौजूद है। अगर हम अब चिन से युद्ध करते हैं तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि जीतने का कोई मौका है? टियन लिन के शब्द कड़वाहट से भरे थे। तो फिर क्या की सच में बर्बाद हो चुका है? डेप्यूटी जनरल्स के चेहरे और भी उदास हो गए। अभी के लिए, टियन लिन ने धीरे से कहा, हम सिर्फ एक एक कदम लेकर चल सकते हैं। अंतिम फैसला राजा का होगा। अगर राजा ने हमें युद्ध का आदेश दिया तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, टियन लिन ने गंभीर स्वर में कहा, कि राजा को चिन की मोबिलाइजेशन की खबर मिल चुकी होगी और इस सेना का नेतृत्व जाओ फेंग कर रहा है। वो चिन का युद्ध देवता है जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को कांपा देती है। कहा जाता है कि उसका नेतृत्व युद्ध में बिल्कुल अजेय है। अगर जाओ फेंग ने सच में हमला किया तो मुझे डर है कि हम उसे रोक ही नहीं पाएंगे। अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि धड़ 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 जमीन कांप उठी। लाखों घोड़ों के खुर जमीन पर पड़ते हुए गरज उठे। काले कवच पहने चिन के घुड़सवार सीमा पार कर चुके थे। वो अब की के क्षेत्र में दाखिल हो गए थे। फिर भी की सेना भले ही तैयार खड़ी थी, लेकिन किसी ने भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। जनरल, अब क्या करें? डेप्यूटी जनरल ने घबरा कर पूछा। कोई भी मेरे आदेश के बिना हरकत नहीं करेगा, टियन लिन ने सख्ती से कहा। मैं खुद जाकर चिन सेना से मिलूंगा। ये कहकर वो अपने घोड़े पर चढ़ा और अकेला ही चिन सेना की तरफ बढ़ गया। चिन सेना के आगे, माय लॉर्ड, की का एक जनरल आगे बढ़ रहा है, जांग मिंग ने जोर से कहा। सारी सेना रुक जाए। जाओ फेंग ने सिर्फ हाथ उठाया और उसकी गूंजती आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। आदेश तुरंत पहुंच गया। 1 लाख काले कवच पहने घुड़सवारों ने एक साथ रेंज खींच लीं और सेना एक ही पल में रुक गई। जाओ फेंग की नज़र शांत थी, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। वो टियन लिन को आगे आते हुए देखता रहा। जब दोनों के बीच का फासला 10 कदमों से कम रह गया, टियन लिन, की का जनरल, ग्रेट चिन के लॉर्ड उआन को प्रणाम करता है। टियन लिन ने हाथ जोड़कर जाओ फेंग को झुककर सलाम किया। जनरल टियन, जाओ फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ सीधा सवाल किया, तुमने हमारी आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की? हम की सेना, टियन लिन ने कड़वी हंसी हंसी, हम आपको रोक ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जनरल टियन समर्पण के लिए तैयार हैं? जाओ फेंग ने तुरंत आगे बढ़ते हुए पूछा। राजा ने हमें चिन सेना से युद्ध न करने का आदेश दिया है, टियन लिन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन समर्पण का आदेश अभी तक नहीं मिला। अगर राजा का हुक्म हुआ तो टियन लिन बिना हिचकिचाहट मान लेगा। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ फेंग ने पूछा। ग्रेट चिन ने की के लिए राष्ट्रीय आदेश जारी कर दिया है। जाओ फेंग की आवाज ठंडी और कठोर थी। ये युद्ध अब अनिवार्य है। की के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो युद्ध या फिर समर्पण।
या हम तुम्हारे क्षेत्रों पर चढ़ाई करेंगे और तुम्हारे राज्य को मिटा देंगे, या फिर तुम्हारा राजा झुक जाए और की चिन का हिस्सा बन जाए। जाओ फेंग के शब्दों में कोई भी दिखावा नहीं था। सच तो ये था कि वो चाहता था कि की विरोध करे। अगर ऐसा होता तो शायद उसे एक और राजा को मारने का मौका मिल जाता। लॉर्ड वान, टियन लिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप वाकई बहुत सीधे हैं। इतिहास का रुख पहले ही तय हो चुका है। ग्रेट चिन के दुनिया के एकीकरण को अब कोई नहीं रोक सकता। तो फिर बेकार की बातों का क्या फायदा? जाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। कृपया लॉर्ड वान, टियन लिन ने सावधानी से कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए। आज के दिन के अंत तक राजा का आदेश आ जाएगा। तुम्हें यकीन है कि एक दिन के अंदर? शायद एक दिन के अंदर, टियन लिन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अगर सिर्फ एक दिन की बात है तो मैं इंतजार कर लूंगा। लेकिन जैसे ही आज का दिन खत्म होगा, मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा। एक बार मेरी सेना चल पड़ी तो चाहे खुद किन का राजा मुझे रुकने का आदेश दे, मैं नहीं रुकूंगा। जाओ फेंग की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके शब्दों में सिर्फ निश्चय था। उसका मतलब बिल्कुल साफ था। अगर आज के दिन के अंदर की का राजा समर्पण नहीं करता, तो जैसे ही जाओ फेंग आगे बढ़ेगा, वो लिंजी, की राजधानी, को जीते बिना नहीं रुकेगा। ये सुनते ही तियान लिन ने एक गहरी कड़वी सांस ली और सिर हिला दिया। अगर राजा समर्पण नहीं करता तो एक की के सैनिक के रूप में मैं अवश्य युद्ध करूंगा, और अगर मेरी मृत्यु लॉर्ड उआन के हाथों हो तो वो मेरे लिए सम्मान होगा। अच्छा, जाओ फेंग ने तियान लिन को एक नज़र देखा। उसकी आंखों में हल्की सी प्रशंसा थी। ये जनरल प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन आदर के योग्य जरूर था। इसी पल की सेना के पिछले हिस्से से जोर जोर से आवाजें आने लगीं। राजा का दूत आ गया है, सब अपनी जगह पर रहो, राजा का दूत आ गया है। चीख पुकार पूरी की सेना में फैल गई। की के घुड़सवारों का एक झुंड आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व एक राजकीय अधिकारी कर रहा था। ये देखकर जाओ फेंग हंस पड़ा। लगता है हमें पूरा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी पल तियान लिन के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। अगर दूत ये संदेश लाया कि राजा समर्पण नहीं करेगा, तो युद्ध अनिवार्य था। उसने जाओ फेंग के पीछे खड़ी किन घुड़सवार सेना की तरफ देखा। एक एक सैनिक बिल्कुल व्यवस्थित। उनसे निकलती हुई ठंडी हत्या की भावना हवा को भी भारी बना रही थी। तियान लिन अच्छी तरह जानता था, की सेना, जो बहुत कम युद्धों में उतरी थी, इन लोहे जैसे सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही युद्ध शुरू होता, की सेना का विनाश तय था। दिल के किसी कोने में तियान लिन ये भी जानता था कि पहले ही घिर चुका है, उसका पतन सिर्फ वक्त की बात है। इसीलिए वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि की का राजा समर्पण चुन ले। कम से कम 10,000 सैनिकों की जान बच जाती और राज्य को युद्ध की भयानक आग से बचाया जा सकता था। लेकिन सब कुछ राजा के फैसले पर निर्भर था। राजा का आदेश अंतिम होता है। जल्द ही की का दूत पहुंच गया। जाओ फेंग को युद्ध घोड़े पर बैठे देखते ही उसने तुरंत घोड़े से उतरकर बहुत ही विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। की राज्य का दूत हो लिन ग्रेट किन के लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस को प्रणाम करता है। जाओ फेंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम की के प्राइम मिनिस्टर हो शेंग के रिश्तेदार हो? उसने सीधा पूछा। हो लिन थोड़ा चौंक गया, फिर आदर से बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस हमारे प्राइम मिनिस्टर को जानते होंगे। ये उनके लिए बड़ा सम्मान होगा। फजूल की बातों की जरूरत नहीं, जाओ फेंग ने इम्पेशेंटली कहा। मुझे सिर्फ ये बताओ, की का राजा युद्ध चुनता है या समर्पण? हो लिन ने गहरी सांस ली और फिर पूरी तरह झुककर कहा, प्राइम मिनिस्टर के समझाने के बाद हमारे राजा ने समर्पण का निर्णय लिया है। ये सुनते ही जाओ फेंग ने हल्का सा सिर हिलाया। समर्पण कब होगा? किन सेना तुरंत हमारे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है? हो लिन ने विनम्रता से जवाब दिया। अच्छा, जाओ फेंग ने कहा, अपने ही लोगों का खून बहाने से बचना हमेशा बेहतर होता है।
भले ही उसने एक और युद्ध की उम्मीद की हो, लेकिन ये परिणाम उससे पहले ही अंदाजा हो चुका था। की का राजा अपना विनाश नहीं चाहता था, खासकर तब जब किन के राजा का स्पष्ट आदेश आ चुका था कि अगर की समर्पण से इनकार करेगा तो रॉयल फैमिली का समूल नाश होगा और पुरखों के मंदिर भी मिटा दिए जाएंगे। अब चीन की विशाल भूमि का लगभग पूरा हिस्सा किन के नियंत्रण में आ चुका था। की चारों तरफ से घिर चुका था, सिर्फ समुद्र का रास्ता बचा था। जनरल तियानलिन, राज्य का आदेश सुनो, हो लिन ने तियानलिन की तरफ मुड़कर कहा। तियानलिन तुरंत घोड़े से उतर गया। मैं तियानलिन विनम्रता से राज्य का आदेश ग्रहण करता हूँ। हो लिन ने जोर से घोषणा की। राजा का आदेश, किन सेना को की के क्षेत्रों में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश की अनुमति है। मैं की का राजा ग्रेट किन के सामने समर्पण करता हूँ ताकि राज्य में शांति बनी रहे और लोगों को युद्ध और खून खराबे से बचाया जा सके। मैं लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस को लिंजी आने का निमंत्रण देता हूँ ताकि समर्पण की शर्तें औपचारिक रूप से तय की जा सके। आदेश पूरा होते ही तियानलिन ने राहत की सांस ली। उसके पीछे हजारों की सैनिकों के कंधे भी धीरे से ढीले पड़ गए। आखिरकार उन्हें उस भयानक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा जो किन सेना से आ रहा था। आज पहली बार उन्होंने सच में समझा कि ओवरवेलमिंग बैटल प्रेशर का मतलब क्या होता है, और अब वो इससे मुक्त हो चुके थे। राजा मुझे लिंजी बातचीत के लिए बुला रहा है। जाओ फेंग ने हो लिन को देखा। राजा खुद लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस के साथ समर्पण की शर्तें तय करना चाहते हैं। हो लिन ने आदर से कहा। इस स्थिति में मैं की के राजा का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। माय लॉर्ड, क्या हमें सावधान रहना चाहिए? जांग हान ने सलाह दी। जरूरत नहीं, जाओ फेंग ने अटूट विश्वास से कहा। की का राजा सच्ची नीयत से समर्पण कर रहा है, और अगर उसने मुझे छूने की भी कोशिश की तो किन की 10 लाख सेना उसे माफ नहीं करेगी। वैसे भी जाओ फेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी क्षमता के साथ इस दुनिया में कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? मेरी पर्सनल गार्ड मेरे साथ चलेगी। एज यू कमांड, जांग हान ने सिर हिलाया। अपने स्वामी की अजेय क्षमता याद करते हुए उसके मन में कोई शंका नहीं रही। तुम की सेना के समर्पण की देखरेख करो, जाओ फेंग ने आदेश दिया। काई सी को संदेश भेजो और यन और जाओ में तैनात अधिकारियों को भी की में प्रवेश करके शहरों का नियंत्रण संभालने को कहो। साथ ही उसने आगे कहा, हिज मैजेस्टी को भी सूचित करो और निवेदन करो कि की के क्षेत्रों में अधिकारी भेजे जाएं। मैं आदेश का पालन करूंगा, जांग हान ने तुरंत जवाब दिया। लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस, कृपया मेरे साथ लिंजी चलिए, हो लिन ने विनम्रता से कहा। यात्रा लगभग 3 दिन की होगी। जाओ फेंग ने सिर हिलाया। उसने अपना ओवरलॉर्ड स्पीयर लापरवाही से जांग मिंग की तरफ उछाला और घोड़े को एड़ लगाई। उसके पीछे 5000 एलीट पर्सनल गार्ड्स चल पड़े। संख्या कम थी, लेकिन उनकी असली युद्ध क्षमता 50,000 सैनिकों के बराबर थी। यही था जाओ फेंग के खुद के तरबियत पाए योद्धाओं का दबदबा। की के क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए तियानलिन ने मन ही मन सोचा, शायद यही है ग्रेट किन ने लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस की शक्ति। सिर्फ 5000 लोगों के साथ मेरे राज्य में घुस आना। अगर राजा का मन बदल जाता तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। किन घुड़सवार की के क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहे। कोई रोक टोक नहीं हुई। लिंजी के शहर के बाहर ये प्राचीन राजधानी, जो किन की सियांगजिंग से भी पुरानी थी, आज पहली बार किन सेना का स्वागत कर रही थी। शहर के दरवाजों पर की के चांसलर हो शेंग और की के सारे राजकीय अधिकारी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जब जाओ फेंग घोड़े पर आगे बढ़ा तो हो शेंग तुरंत सामने आया। की राज्य का चांसलर हो शेंग और की के सारे अधिकारी ग्रेट किन के लॉर्ड ऑफ मार्शल पीस का आदर के साथ स्वागत करते हैं। ये कहते ही हो शेंग घुटनों पर बैठ गया। उसके पीछे सभी अधिकारी भी घुटनों पर झुक गए। ये दृश्य देखकर जाओ फेंग धीरे से घोड़े से उतरा। वो आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, तुम सब उठ जाओ। की का इस पल का विनम्र व्यवहार ये स्पष्ट कर रहा था, उनका समर्पण बिल्कुल सच्चा है। धन्यवाद लॉर्ड वुआन,
हो शेंग ने तुरंत आभार व्यक्त किया। ची का राजा कहाँ है? जाओ फेंग ने पूछा। लॉर्ड वुआन, हो शेंग ने पूरी विनम्रता से जवाब दिया। महाराज ने महल में एक दावत तैयार करवाई है और आपकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ फेंग के सामने ची का चांसलर जरा सी भी बदतमीजी दिखाने का साहस नहीं कर सकता था। पूरा विश्व जानता था जाओ फेंग किन का युद्ध देवता था, लेकिन उसके नाम के साथ एक और पहचान जुड़ी हुई थी। निर्दयी हत्यारा, इंसानों के बीच का कसाई। भले ही उसके नरसंहार विदेशी भूमियों पर हुए थे, लेकिन उसकी बदनामी लोगों के दिलों में गहरी बसी हुई थी। डोंगहू जाति के अनेक लोग उसके हाथों मारे गए थे, लाखों की गिनती में। इतना खून डर पैदा करने के लिए काफी था। हान चैनियान, जाओ फेंग ने पुकारा। मैं यही हूं, हान चैनियान ने तुरंत जवाब दिया। 2000 गार्ड्स ले जाकर शहर के दरवाजों पर तैनात हो जाओ। बाकी सब मेरे साथ महल चलेंगे। जाओ फेंग ने गंभीर आवाज में आदेश दिया। आदेश पालन होगा, हान चैनियान ने जोर से कहा। तुरंत 2000 एलीट सैनिक अपनी जगह संभालने लगे। कुछ दरवाजों पर तैनात हो, कुछ शहर की दीवारों पर चढ़ गए। पल भर में सुरक्षा पूरी तरह पक्की हो गई। ये सब देखकर हू शेंग और ची के अधिकारी एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार ची का समर्पण पहले ही तय हो चुका था। सारी व्यवस्था पूरी होने के बाद लॉर्ड वुआन, हो शेंग ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। जाओ फेंग फिर से घोड़े पर चढ़ा और अपने गार्ड्स की सुरक्षा में ची के राजमहल की तरफ बढ़ने लगा। ची की राजधानी में प्रवेश करते ही मुख्य सड़क के दोनों तरफ बहुत से नागरिक जमा हो गए थे। राजा के समर्पण की खबर पहले ही फैल चुकी थी। कोई इसके खिलाफ था, कोई समर्थन में। कुछ लोगों के दिल में नफरत थी तो कुछ ने राहत की सांस ली थी। साधारण लोगों के लिए युद्ध से बच जाना एक वरदान था, लेकिन जिन लोगों के दिल में स्वाभिमान था उनके लिए समर्पण एक अपमान था। भीड़ के बीच कई लोग जाओ फेंग और उसके गार्ड्स को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। जाओ फेंग ने उन्हें देखा, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वक्त के साथ जब किन का शासन पूरी तरह जम जाएगा तो ये नफरत भी अपने आप मिट जाएगी। लेकिन जैसे ही वे शहर के ज्यादा आबादी वाले हिस्सों में पहुंचे, जहां अनाज के गोदाम और आम नागरिक ज्यादा थे, जाओ फेंग के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। हत्या की नीयत? उसने धीरे से कहा। सूश, सूश, सूश। सड़क के दोनों तरफ से क्रॉसबो के तीर बिजली की तरह निकल पड़े, सीधा जाओ फेंग की जहफ। कातिल! चैंगमिंग चिल्लाया। तुरंत गार्ड्स आगे बढ़े, तलवारें निकालीं। तीरों की बारिश पल भर में ही रोक दी थी। सारे तीर या तो तलवारों से कट गए या फिर आर्मर से टकराकर गिर गए। जाओ फेंग को खुद हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कातिल कहाँ से आए? हो शेंग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। अगर लिंजी में जाओ फेंग को कुछ भी हो जाता तो वो खुद भी बर्बाद होता और ची का अंत भी निश्चित था। जाओ फेंग को मारो, किन के गद्दार को मारो, उस कसाई को मार दो, उसे कत्ल कर दो। अचानक चारों तरफ से गुस्से भरी चीखें गूंज उठीं। भीड़ के बीच से 100 कातिल निकल आए, हाथों में तलवारें और क्रॉसबोज। उन्होंने फिर से तीर छोड़े और फिर सीधा जाओ फेंग पर टूट पड़े। हारे हुए राज्यों के बचे कुचे लोग? ये देखकर जाओ फेंग हल्की सी हंसी हंसा। पल भर में वो सब समझ गया। इस वक्त ची इतना मूर्ख नहीं हो सकता था कि अपनी राजधानी में उस पर हमला करे। अगर सच में कुछ करना होता तो सेना का इस्तेमाल होता, कातिलों का नहीं। ये लोग उन सब राज्यों के अवशेष थे जिन्हें जाओ फेंग ने नष्ट किया था। ची उनका आखिरी शरण स्थल था, और अब
ची भी गिर चुका था। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए उन्होंने निराशा में ये आखिरी कोशिश की। मार दो, चैंग मिंग ने ठंडी आवाज में कहा। एलीट गार्ड्स ने तुरंत घोड़ों को एड़ लगाई। उन्होंने कातिलों पर चारों तरफ से हमला कर दिया। पल भर में घेराबंदी। ज़ाओ फेंग की तरफ दौड़ते हुए कातिल बिल्कुल पतंगों की तरह थे जो आग की तरफ बढ़ रहे हों। एक एक करके वे गार्ड्स की तलवारों के नीचे गिरने लगे। खून सड़क पर बहने लगा। क्रॉसबो के तीर भी उनके आर्मर को भिन्न तक नहीं कर पाए। कुछ ही पलों में सड़क पर पड़े थे सारे कातिलों के लाश। लॉर्ड वुआन! हो शेंग डर से चिल्लाया। यह कातिल ची से संबंधित नहीं है। हमें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ची इतना बेवकूफ नहीं हो सकता है कि अपनी राजधानी में मुझ पर हमला करे, ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। ये बस उन राज्यों के अवशेष हैं जिन्हें मैं पहले ही हरा चुका हूं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये सब बिल्कुल मामूली हो। ये सुनकर हो शेंग ने आखिरकार राहत की गहरी सांस ली। जब तक ज़ाओ फेंग गलत मतलब ना निकाले तब तक सब ठीक था। हो शेंग को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था, कहीं ज़ाओ फेंग ये ना समझ ले कि ये कातिल की राज्य ने भेजे हैं। अगर ऐसा हो गया तो चाहे 1000 सफाइयां दे दी जाएं, कोई फायदा नहीं होता। लॉर्ड, सारे कातिल मार दिए गए हैं। हमारे गार्ड्स में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। ज़ांग मिंग घोड़े पर आगे आया और श्रद्धा से रिपोर्ट दी। ज़ाओ फेंग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। फिर उसकी नज़र सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ पर पड़ी। कई लोग घबराए हुए थे, कई लोग चुपचाप देख रहे थे। ज़ाओ फेंग ने आवाज़ बुलंद की, मैं यहीं खड़ा हूँ। अगर किसी भी गिरे हुए राज्य के बचे खुचे लोग अब भी मेरी जान लेना चाहते हैं तो यही आखिरी मौका है। आज के बाद तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ पूरी सड़क पर गूंज उठी। अंधेरों में जो अभी तक सामने नहीं आए थे, उन्होंने गुस्से और नफरत में अपनी मुट्ठियां भींच ली। हान राज्य के पतन के बाद से चीन ने जितने भी राज्य नष्ट किए थे, उन सब में ज़ाओ फेंग का हाथ था। अनगिनत राज्यों के राजा, अमीर, अधिकारी उसके हाथों मारे गए थे। इन लोगों के लिए ज़ाओ फेंग सबसे बड़ा दुश्मन था, उनका सबसे गहरा शत्रु। अगर बस चलता तो वे उसे अपने हाथों से चीर फाड़ देते। एक घर के अंदर कमीना, वो शापित चिन का योद्धा, इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे करता है? मैं कसम खाता हूं, मैं उसे मार डालूंगा। एक युवा गुस्से से कांपते हुए तलवार उठाकर बाहर भागने ही वाला था। युवर, चुप रहो, अपने आप को संभालो। इस हालत में बाहर जाना सिर्फ मौत को दावत देना है। एक 30-35 साल का आदमी सख्त आवाज में डांट पड़ा। चाचा, मेरे दादाजी उसके हाथों मारे गए। हमारी शांग फैमिली का आधा हिस्सा चिन सेना ने खत्म कर दिया। ये सब उस हरामी ज़ाओ फेंग की वजह से हुआ। अगर आज उसे नहीं मारा तो जब वो चिन राजधानी लौट जाएगा, हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। युवा ने दांत पीसकर कहा। ज़ाओ फेंग जानबूझकर हमें भड़का रहा है। उसके पास पूरी सेना नहीं है, लेकिन जो गार्ड्स वो लाया है वो सब जंगों में टप चुके एलीट योद्धा हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी ताकत उनके सामने काफ़ी होगी? सहन करो। चिन हमेशा ताकतवर नहीं रहेगा। हमें मौका आने तक इंतज़ार करना होगा। श्यांग लियांग ने गहरी सांस ली। इससे पहचान हो जाती है, ये युवा था वेस्टर्न चू का भविष्य का ओवरलॉर्ड श्यांग यू, और उसके सामने खड़ा आदमी उसका चाचा श्यांग लियांग। जब ज़ाओ फेंग ने चू को नष्ट किया था, लाखों चूवासी मारे गए थे। चू के 3 बड़े कुलों में से श्यांग यान का पूरा परिवार ज़ाओ फेंग के हाथों मिटा दिया गया था। धाई श्यांग, तुम्हारे चाचा सही कह रहे हैं। अगर हमें बदला लेना है और अपना राज्य फिर से बनाना है तो ये वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त चिन अपनी शिखर पर है। राजा बुद्धिमान है और उसके मंत्री और सेनापति सब शक्तिशाली हैं। जब हमारे राज्य जिंदा थे तब भी हम चिन को हरा नहीं पाए। अब जब राज्य ही खत्म हो चुके हैं तो हम जैसे कुछ लोग क्या कर पाएंगे? अगर हम अभी सामने आए, चिन हमें पल भर में कुचल देगा। इस वक्त हम सिर्फ अंधेरों में छुपे हुए चूहे हैं। छुपे रहना ही जीवन है, सामने आना मृत्यु है।
हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। ये युवा था ज़ियांग लियांग, ज़ीफांग। ज़ीफांग की भी अब सरेंडर कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? की आखिरी राज्य था। जैसे ही की गिरेगा, पूरी जमीन चिन की हो जाएगी। तब हमारे लिए सब और मुश्किल हो जाएगा। भले ही चिन दुनिया को एक कर ले, लेकिन जमीन बहुत बड़ी है। वो हर जगह पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हमारे पास की पहचान और हुकूक है। जब तक हम अपनी असली पहचान छुपाए रखेंगे, हम चुपके से ताकत जमा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे गिरे हुए राज्यों में अनगिनत लोग हैं जो चिन से नफरत करते हैं। उन्हें चुपके से इकट्ठा किया जा सकता है। जब चिन कमजोर पड़ेगा, तब हम उठ खड़े होंगे। ज़ियांग लियांग की आवाज़ शांत पर दृढ़ थी। लेकिन चिन अभी शिखर पर है, कब कमजोर पड़ेगा? यिंगज़ेंग सिर्फ 30 के आसपास है। अगर वो किंग ज़ाओशियांग जितना लंबा जिया, तो क्या हमें दशकों तक इंतजार करना पड़ेगा? तब तक हम में शक्ति बचेगी भी या नहीं? श्यांग लियांग ने कड़वा सा साय किया। भाई श्यांग, आप गलत सोच रहे हैं। ज़ियांग लियांग ने सिर हिलाया। ज़ीफांग, तुम क्या कहना चाहते हो? जब चिन दुनिया को एक करेगा, तभी वो कमजोर होना शुरू करेगा। चिन के पास एक घातक कमजोरी है। उसकी हंसी में व्यंग्य था। कौन सी कमजोरी? सबकी नज़र उस पर टिक गई। चिन सुधारों के बाद कमजोर से शक्तिशाली बना। उसकी सेना उसके सैनिक मेरिट सिस्टम की वजह से आज इतनी ताकतवर है। इस सिस्टम के तहत एक आम किसान भी जंग में योगदान देकर सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकता है, जैसे ज़ाओफेंग। 10 सालों में एक साधारण सिपाही चिन का महासेनापति बन गया। यही उस सिस्टम की ताकत है। लेकिन जब दुनिया एक हो जाएगी, तो ना जंग रहेगी, ना योगदान कमाने के मौके। बिना जंग के मेरिट सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जब मेरिट सिस्टम खत्म होगा, तो जमीन और पदवी का आधार भी खत्म हो जाएगा। चिन की जड़ ही खत्म हो जाएगी। आज नहीं, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद। वही सिस्टम जो चिन को बना रहा है, उसे ही तोड़ देगा। वही हमारा मौका होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी आंखों में चमक थी। एक और कमजोरी है। क्या? चिन के सिंहासन का उत्तराधिकारी। हर शब्द साफ साफ बोला। राजा के कई बेटे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी क्राउन प्रिंस नहीं बनाया गया। फुसू दयालु है, लेकिन क्या वो सेना संभाल पाएगा? क्या वो एम्पायर चला पाएगा? तो ये हमारा मौका है। श्यांग लियांग की आंखें चमक उठी। बिल्कुल। आखिरकार हर इंसान मरता है। यिंगज़ेंग महान हो सकता है, दुनिया को एक करने वाला पहला सम्राट, लेकिन जब वो मरेगा और कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा, चिन का पतन तय है। उसकी हंसी ठंडी थी, जैसे भविष्य पहले ही देख लिया हो। तुम सही हो ज़ीफांग, तुम्हारी बुद्धि के साथ एक दिन हम चिन को नष्ट कर देंगे। ये भी सुना है कि ज़ाओफेंग और फुसू की बनती नहीं है। आज ज़ाओफेंग राजा का चहेता है, लेकिन कल कौन जानता है? नया राजा, नए मंत्री। शायद ज़ाओफेंग हमारे हाथों नहीं, अपने ही लोगों के हाथों मरे। श्यांग लियांग की हंसी अंधेरी थी। उनके सपनों में चिन का पतन लिखा जा चुका था, और ज़ाओफेंग का अंत भी। बाप के खून का बदला कभी मिट नहीं सकता। ज़ाओफेंग, एक दिन मैं तुम्हारी हड्डियां तक पीस डालूंगा। खिड़की के बाहर ज़ाओफेंग की जाती हुई परछाई को देखते हुए श्यांग यू की आंखों में सिर्फ नफरत थी।